तो चलिए बच्चों, लास्ट जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को करवाया था 26, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स separated by distance b are carrying a current I ampere each. The magnitude of the force per unit length exerted by one wire on the other is. तो बच्चों ये तो सीधे सीधा क्वेश्चन है। 28 टू वायर्स है और दोनों में करंट सेम है, I सेपरेशन B है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। तो आपको पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका फॉर्मूला μ0/4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन R। तो इस बेसिस पर सीधे सीधे μ0/4 पाई इंटू 2I I² R की जगह पर B, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो μ0 I² अपॉन 2 पाई B, ये होना चाहिए इसका आंसर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो μ0 इंटू I² अपॉन 2 पाई B, ये होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट बच्चों, जो मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, आपका डाउट जो दिख रहा है नेक्स्ट, वो आप लोग ने पूछा 34। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 3 long wires carrying current are arranged as shown in figure. The force experienced by a 25 centimeter length of wire C. तो देखिए आप, एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर। फर्स्ट वायर में करंट इस डायरेक्शन में है 30 एम्पियर, सेकंड वायर में देखिए करंट ऐसा है अपोजिट डायरेक्शन में 10 एम्पियर, और थर्ड वायर जो है इसमें करंट 20 एम्पियर। ये सेपरेशन हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर और ये सेपरेशन गिवन है 2 सेंटीमीटर। इसको बोला गया है D, इसको बोला गया है C, इसको बोला गया है G। हमको फोर्स फाइंड करना है ऑन C, और कितनी लेंथ पर? 25 सेंटीमीटर लेंथ पर। तो ये है क्वेश्चन। बच्चों, जब सेम डायरेक्शन में करंट रहता है तो क्या लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपल्सिव फोर्स। तो ये फर्स्ट D वायर इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल, और ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल। तो ये हो गया फोर्स ऑन C बाय D, और ये हो गया फोर्स ऑन C बाय G। ठीक है, तो पहले अपन फोर्स फाइंड कर ले। फोर्स CD पर यूनिट लेंथ, C वायर पर फोर्स D की वजह से, तो क्या होगा? μ0/4 पाई 2I1 30 into 10 अपॉन 3 सेंटीमीटर, 3 into 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 3 से ये 10 हो जाएगा,
तो डेफिनेटली म्यू 0.4 पाई मतलब 10 टू द पावर -7 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो फाइनली रहेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर सेंटीमीटर, यदि अपन लेंथ की वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन हमको तो फोर्स फाइंड करना है ऑन 25 सेंटीमीटर लेंथ, तो L की वैल्यू आप 25 रख सकते हो या 0.25 रख सकते हो, तो न्यूटन में आ जाएगा। तो ये भी L भी यहां पर कर दीजिए इंटू L, तो ये 0.25 दिया जाएगा, 0.25 इंटू 2 0.5 हो जाएगा न्यूटन। ऐसे ही FCG फोर्स ऑन C बाय G, ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा म्यू 0.4 पाई मतलब 10 टू द पावर -7 टू I1 10 I2 20 और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होता है, 2 इंटू 10 पावर -2 इंटू L आपको पता है 25 सेंटीमीटर लेंथ पर, तो 0.25, तो FCG इज इक्वल टू, ये 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो गया, यहां पर ये 200 है, ये 25 बाय 100 है, 100 कैंसिल, 25 इंटू 2 50 इंटू ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -7 प्लस 2 मतलब -5, कुल मिलाकर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। यहां पर जो था मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, 10 टू द पावर, ठीक है ठीक है, पर इतना फर्क क्यों आ रहा है, 10 टू द पावर -7 टू ये हो जाएगा 325 ठीक है, 5 इंटू 10 पावर -4, हाँ ठीक है, यहां पर आ रहा है 5 इंटू 10 पावर -4 और ये भी सेम आ रहा है बच्चों 5 इंटू 10 पावर -4, इसका मतलब नेट फोर्स कितना लगेगा, दोनों अपोजिट है तो FCG माइनस FCD, दोनों सेम फोर्स है, 5 इंटू 10 पावर -4 माइनस 5 इंटू 10 पावर -4, तो फाइनल आंसर 0, नेट फोर्स जो आना चाहिए वो 0, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 34 का सी। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने पूछा क्वेश्चन नंबर 35, the magnetic field at the center of the circular coil of radius r is pi times that due to a long straight wire at a distance r from it for equal currents. Figures here shows 3 cases. In all cases the circular part has radius r and state 1 r infinitely long. For the same current, the magnetic field at the center P in cases 1 to 3 have the ratio. हमको ये फाइंड करना है, तो हमको पता है सर्कुलर कॉइल, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू 0.4 पाई 2 पाई Ni अपॉन r, N1 हो जाएगा लूप के केस में, और लॉन्ग वायर जो है उसके केस में
म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। ये अपन को पता है। यदि तीनों केसेस को देखें तो ज्यादा बेटर है कि यहाँ पर ये फर्स्ट केस ऐसा है, उसके बाद ये सर्कुलर पॉइंट ये हो गई, सेमी सर्कुलर, और फिर ये ऐसा जा रहा है करंट, ये और ये फर्स्ट केस है। तो इस केस में फर्स्ट केस में P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो आप जरा देखें, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाम रूल से आप डायरेक्शन निकालते हैं तो थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को P की तरफ और पाम की तरफ ओपन हो रही है इनवर्ट्स, जबकि सेकंड की वजह से देखें तो आउटवर्ड। तो ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल। तो इसका मतलब P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो केवल इस सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह से होगी, और नो डाउट कैसी होगी? इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, मतलब अपन डॉट बोल सकते हैं। तो फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां बनेगा डॉट। डॉट का मतलब इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। सेकेंड केस, इसमें हमको ऐसा दिया हुआ है और ये अब यहां पॉइंट है। तो बच्चों यहां पर इन दोनों वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि ये डेफिनेटली इन वायर पर ही है, केवल इस सेमी सर्कुलर पाई की वजह से होगी। और वो भी कैसी होगी? तो हमको मालूम है, हमको रखना करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को P की तरफ, तो पाम ओपन होगा बिहाइंड द बोर्ड। बिहाइंड द बोर्ड का मतलब क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड यही होगी जो अपन ने देखा है सेकंड केस, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये सेकंड केस में होगा। थर्ड केस, जिसमें हमको डिफरेंट डायग्राम दिया हुआ है, तो थर्ड केस में हमको ये ऐसा है और ये है और फिर ये, तो जो दिख रहा है हमको सर्कुलर कॉइल का 3/4 पार्ट जो है वो इफेक्टिव है, और करंट का डायरेक्शन बच्चों एक्चुअली में ऐसा ही है, वो गलत हो गया है। ऐसा थोड़ी होता है, एक ही तरफ जाएगा। तो फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, ये भी इसी के डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से होगी और इस वायर की वजह से। इसकी वजह से कितनी होगी यहाँ पर? तो आप देखें एंगल कितना बन रहा है, 270। तो हमारे को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहाँ पर थर्ड केस में, और कैसी होगी? इनवर्ट्स, मतलब क्रॉस, और इसकी वजह से डॉट, करंट ये डॉट। यदि मैं इसको बोलूं 1, इसको बोलूं 2, तो इसका मतलब थर्ड केस में मैग्नेटिक फील्ड होगी V1 माइनस V2। यदि मान लीजिए क्रॉस को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और डॉट को क्या ले रहा हूं? नेगेटिव, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो यदि मैंने डॉट को नेगेटिव ले लिया तो इसका मतलब फर्स्ट केस में नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड केस में पॉजिटिव हो जाएगा।
और थर्ड केस में भी जो है V1 माइनस V2। तो अब यहां पर होना चाहिए V थर्ड इज इक्वल टू जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू थीटा इंटू आई अपॉन आर। थीटा हो जाएगा 270 मतलब 3 पाई बाय 2 इंटू आई अपॉन आर। ये V1 की वैल्यू हो गई V1। अब V2 हमको V2 फाइंड करना चाहिए। अब V2 जो है वो इस वायर की वजह से है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी V2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। तो इसमें अल्फा 1 देखो अब 0 बन रहा है और अल्फा 2 तो ये लॉन्ग वायर है, तो यहां पर ऐसा एंगल मतलब 90 का बनेगा एंगल। तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर अल्फा 1 साइन 0 प्लस साइन 90 V2 साइन 0 0 साइन 91 फाइनली म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये V2 की वैल्यू आ गई। तो थर्ड केस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी V1 माइनस V2। तो V1 मतलब म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 3 पाई आई बाय 2r माइनस म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। थर्ड केस में म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉमन, आई अपॉन आर कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 पाई बाय 2 माइनस 1। ये थर्ड केस है। अब तीनों केसेस का रेशियो यदि आप बोलते हैं तो रेशियो के लिए B1 is to B2 is to B3 करके देखें तो B1 is to B2 is to B3 is equal to, तो बच्चों सब में से म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा माइनस पाई इस टू। सेकेंड केस में ये केवल पाई बचेगा और थर्ड केस में 3 पाई बाय 2 माइनस 1 ये बचेगा। मतलब इसका आंसर होना चाहिए यदि सबको 2 से डिवाइड कर दे, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। तो आपका आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहां से था 35 ये पूरा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमको क्वेश्चन में बोला नॉन प्लेनर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर carrying a current I is placed as shown in the figure. Each of the straight section of the loop is of length 2a.
The magnetic field due to this loop at the point A 0 A points on the in the direction. ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो बच्चों जैसा क्वेश्चन दिया उस बेसिस पर यदि आप लूप लेते हैं और यहां पर जो इनने नोटेशन यूज किया नहीं किया, तो मान लीजिए सपोज ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ है ना। तो एक लूप ये बन रहा है और एक लूप यदि थोड़ा गैप करके बता दूं मैं आपको तो ऐसा बन रहा है। इस लूप को आप बोल सकते हैं ए बी सी डी और इस लूप को बोल सकते हैं ए डी ई एफ। इसमें जो करंट का डायरेक्शन वो ऐसा है, ऐसा हो जाएगा और इस लूप में ऐसा हो जाएगा और पॉइंट की पोजीशन यहां पर आएगी ए 0 ए, मतलब क्योंकि ये 2a है ना तो यहां पर ऐसा, ये एक्चुअली में ऐसा रहेगा यहां कहीं। अब इस पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस प्लेन की वजह से वो प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी आई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और इस प्लेन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो अलोंग जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहेगी क्योंकि प्लेन जो है वो इक्वल एरिया के हैं, करंट सेम है। तो इनकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो निश्चित रूप से ऐसी रहेगी और उसका डायरेक्शन यदि हम बात करते हैं तो हमको मालूम है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी रहेगी वेक्टर सम के इक्वल रहेगी और डायरेक्शन जो आएगा यदि हम इसका डायरेक्शन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड B इंटू आई, यहां पर B इंटू के, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जाएगी B डैश। तो B डैश इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे रूट ओवर क्या वेक्टर सम, तो BI प्लस BK ये बोलेंगे, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B का मैग्नीट्यूड I प्लस K ये आ जाएगा। और जहां तक बात है यूनिट वेक्टर, तो आपको पता है यदि हम किसी भी वेक्टर को जो वेक्टर आ रहा है उसके मॉड से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलता है यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर के लिए हमको इसको क्रॉस B डैश अपॉन B है ना इज इक्वल टू I प्लस K, मतलब यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएगा I प्लस K। यूनिट वेक्टर क्या बताएगा डायरेक्शन बता रहा है। अब इसका मॉड निकाल लो, तो मॉड के लिए आप क्या करोगे रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट 2 ये आ गया। मतलब यदि आपसे बोला जाए डायरेक्शन, तो अब मैग्नीट्यूड ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो गया, तो वेक्टर क्या बोलोगे यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड I प्लस
तो बच्चों यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है ना, क्योंकि हमको क्लियर है यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी। इस लूप की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसा, और सेम इसकी वजह से रहेगी। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से BI और इसकी वजह से PK, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हम वेक्टर सम बोलते हैं। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है, रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर को मान लीजिए मैं R से बोल रहा हूं तो ज्यादा अच्छा है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया वेक्टर फॉर्म। अब इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना चाहिए था, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड R। तो डेफिनेटली आप लोगे रूट ओवर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट B रूट 2 किया जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मॉडुलस। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, R कैप, तो R बार अपॉन मॉड R, तो R कैप इज इक्वल टू R बार क्या बोलोगे आप, BI प्लस BK, ठीक है, और मॉड R क्या बोलोगे, B रूट 2, B निकलेगा कॉमन, इसको कैंसिल कर देगा, तो R कैप इज इक्वल टू I प्लस K अपॉन रूट 2। ये होगा इन दोनों लूप के रिजल्टेंट का डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हो गया ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन रहेगा। बच्चों फिर से समझाता हूं मैं, भाई यहां पर एक ये लूप बन रहा है और एक लूप ये बन रहा है, तो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये कौन सा प्लेन है, Z Y प्लेन है, ZY प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इसके परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग X एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सपोज B और डायरेक्शन है अलोंग X एक्सिस, तो वेक्टर फॉर्म में आप लोगे B into I। जबकि ये जो दिख रहा है आपको प्लेन, कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब Z एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की सेम होगी B, लेकिन डायरेक्शन अलोंग Z एक्सिस इसलिए BK। अब ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, BI प्लस BK रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमने मॉड R निकाला इज इक्वल टू, तो हमको मालूम है यदि वेक्टर होता है A बार इज इक्वल टू XI प्लस AYJ प्लस AZK, तो मॉड कैसे निकालते हैं अपन, मॉड A इज इक्वल टू रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, तो उससे अपन इसका मॉड निकाल लेंगे। तो इसका मॉड आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ओवर I का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस K का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो ये हो गया, मतलब ये कितना हो गया, रूट 2B स्क्वायर, मतलब B रूट 2। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब कभी भी हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना तो हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लिए गिवन वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसी के मॉडुलस से। तो वेक्टर हमको पता है ये BI प्लस BK, और इसका मैग्नीट्यूड हमने ये निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, है ना। ये था हमारे पास में वेक्टर, ये है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू लगती है, ये डायरेक्शन आ गया। एक्चुअली में यदि हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट P, तो हम बोलेंगे हाफ m into v स्क्वायर,
और काइनेटिक एनर्जी एट Q हम बोलेंगे हाफ m इंटू 2v स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट Q तो ये जाएगा 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना जाएगा 2mv स्क्वायर। तो हमको ये पता है काइनेटिक एनर्जी एट P इतना है और काइनेटिक एनर्जी एट Q इतना है, तो जब पार्टिकल P से Q पर गया तो डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट Q माइनस काइनेटिक एनर्जी एट P। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 2mv स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू v स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू 2 4, मतलब 3/2 mv स्क्वायर। ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है। यदि हम देखते हैं P से Q के डायरेक्शन में जब पार्टिकल चला है तो 2a डिस्टेंस ट्रैवल किया है, निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किया है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E आई है। तो इसमें वर्क डन कितना किया, वर्क डन, तो हमने ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, वर्क डन होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना Q इनटू E, चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो फोर्स होना चाहिए E इज इक्वल टू F बाय Q, तो F इज इक्वल टू Q इनटू E। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2a इनटू 2a, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। भाई यही तो वर्क हुआ है जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, क्योंकि हमको मालूम है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू डेल के इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो Q इनटू E इनटू 2a इज इक्वल टू 3/2 m इनटू v स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3/2 into 2 4 m into v square upon q into of a। इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है वो होनी चाहिए 3/4 टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर बाय qa। तो इस हिसाब से एक आंसर तो हमारा करेक्ट है 3/4 mv स्क्वायर बाय qa, ए ऑप्शन। लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन में वो आगे जो है रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब अपन को वो भी देखना पड़ेगा, उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो उसको ये मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट बी ऑप्शन भी हमको चेक करना पड़ेगा। रेट ऑफ वर्क डन बोल रहे हैं वो, मतलब पावर, भाई पावर W by T मतलब पावर, और पावर आप लोगों को पता है हिंदी में बोला वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है F डॉट x होता है, फिर आएगा F डॉट x by t मतलब v, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। अब फोर्स हमको पता है Q इनटू E और वेलोसिटी v। भाई इस डायरेक्शन में x एक्सिस के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है v। तो रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट p पर जो वेलोसिटी है वही है। अब E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, तो Q इनटू E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 3mv स्क्वायर बाय 4q इनटू a।
इंटू वी, ये तो ऑप्शन था, ए ऑप्शन है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर क्यू क्यू क्या हो गया, कैंसिल, तो ये जाएगा 3m इंटू वी क्यूब अपॉन 4a। ये वर्क डन की वैल्यू होनी चाहिए एट पी। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड 3mv क्यूब बाय 4a, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ए ऑप्शन भी करेक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। रेट ऑफ वर्क डन एट पी, रेट ऑफ वर्क डन एट पी, ये निकाल के देखा तो कितना आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में बोला रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज 0, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि हमारा बी करेक्ट है, तो सी करेक्ट हो नहीं सकता, 0 थोड़ी है। अभी एक और चीज पूछिए, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड्स एट क्यू इज 0। हाँ ये ठीक है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप रेट ऑफ वर्क डन बोलते हैं तो आपके पास में ये फॉर्मूला आता है, रेट ऑफ वर्क डन कहां पर, एट क्यू, तो आप बोलेंगे एफ डॉट वी। अब आप एफ डॉट वी बोलेंगे तो हो जाएगा एफ इंटू बी इंटू कॉस थीटा। आपको दिख रहा है क्यू पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये वेलोसिटी जो है वो माइनस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस या एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, थीटा 90 हो जाएगा और cos 90 कितना होता है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स नहीं लगाएगी। कौन लगा सकती थी, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो भी नहीं लगाएगी। वहां भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी के मतलब z एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो किस डायरेक्शन में है, y एक्सिस, और z एक्सिस और y एक्सिस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। मतलब फिर से थीटा कितना हो जाएगा, 90, cos 90 0। तो इसका मतलब बच्चों इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड्स एट क्यू इज 0। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को क्वेश्चन नंबर 38, इसमें तीनों आंसर करेक्ट है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए बात, यहां पर क्लियर है क्वेश्चन में कि वो पहले स्ट्रेट जा रहा था, स्ट्रेट जा रहा होगा तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, और सडनली पाथ चेंज करता है तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए फोर्स लग रहा था, तो जा रहा था, वो मूव कर रहा था। सडनली उसने पाथ चेंज किया, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लग रहा है वो लॉरिंग फोर्स लगेगा, और वो भी किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब माइनस वाई एक्सिस के अपोजिट, सॉरी वाई एक्सिस के अपोजिट मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में। माइनस वाई डायरेक्शन में मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो इस पार्टिकल को डेविएट करे माइनस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो एक्स जेड प्लेन में होनी चाहिए, तभी तो वो माइनस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में डेविएट करेगा। तो यहां पर जो हमको दिखाई दे रहा है वो बी ऑप्शन में, देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड सी के प्लस ए आई, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है और एक कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस है।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तभी तो वो डेविएट होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। फिर नेक्स्ट आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है वो है 42। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 में देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की है और ये लूप है, इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है कि अपन इस पर लॉरेंट फोर्स लगेगा, ए बी सी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में सेंटर फिंगर तो फोर्स ऐसा लगा है। इस पर देखो आपको क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स करंट ऐसा, तो फोर्स इस साइड लगा है। इस पर देखो मैग्नेटिक फील्ड ये करंट का डायरेक्शन सेंटर फिंगर, तो फोर्स ऐसा लगा। मतलब पूरी सरकमफ्रेंस में देखोगे तो फोर्स जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। तो इसका मतलब लूप का जो नेचर रहेगा वो एक्सपांडिंग का रहेगा, एक्सपांड का रहेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए 42 क्वेश्चन का बी। बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 45 में आप देखें तो टू रिंग्स बोला गया है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इस वर्टिकल एक्सिस से सस्पेंडेड है। जैसे आप उनमें करंट फ्लो करवाओगे तो दोनों के प्लेन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे फर्स्ट में से करंट फ्लो करेगा तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर क्या डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहेगी, सेकंड कॉइल। तो नो डाउट सेकंड कॉइल पर क्या लगने लगेगा, टॉर्क। ऐसे ही फर्स्ट पर होगा, फर्स्ट कॉइल जो रहेगी वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी, सेकंड की कॉइल में। तो निश्चित रूप से दोनों जो देखो यहां पर जो फर्स्ट कॉइल है यदि आप उसके लिए बात करें तो ये करंट फ्लो कर रहा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी फर्स्ट कॉइल। जो सेकंड कॉइल रहेगी वो इसके परपेंडिकुलर ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सेकंड कॉइल जो है उसका प्लेन किसमें आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। थोड़ा सा बच्चों इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मेरे पास सर्कुलर कॉइल्स तो नहीं है, रेक्टेंगल है, मैं बताता हूं आपको। एक कॉइल ये, एक कॉइल ये, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब फर्स्ट कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और जो सेकंड कॉइल है उसका प्लेन ऐसा रहेगा, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो ऐसी रहेगी लेकिन एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगा। और हमको मालूम है जब किसी कॉइल को अपन मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। तो डेफिनेटली यहां पर दोनों के लिए अपन बात करें तो सॉरी यहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन। तो अपन ने वो था ना टॉर्क के लिए कॉइल का प्लेन हमेशा कैसा रखा था, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो टॉर्क कैसा लग रहा था, मैक्सिमम, क्योंकि थीटा 90 हो गया था, साइन 91 होता है, टॉर्क मैक्सिमम लगने लगता है। टाउ इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, थीटा 90 हो जाएगा। बच्चों इमेजिन करना पड़ेगा अब आपको, मैं यहाँ पर टॉप व्यू समझा रहा हूँ आपको। ये जो दो कॉइल्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं प्लेन्स, तो इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मान लीजिए ऐसी है, ऐसी का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। सेकंड कॉइल कैसी हो गई, इसी प्लेन में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट कॉइल की, इसी प्लेन में आ गई। तो इसका एरिया ऐसा रहेगा सेकंड कॉइल का,
ये फर्स्ट कॉइल है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड कॉइल जो रहेगी वो कैसी रहेगी? फर्स्ट कॉइल, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड कॉइल जो है वो ऐसी है, तो ये A2 सेकेंड कॉइल का एरिया। अब ये दोनों कैसे हो गए? परपेंडिकुलर हो गए 90। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू N into I into A into B into sin 90। sin 91 होता है, टॉर्क लग जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जब टॉर्क लगेगा तो कॉइल रोटेट करेगी। तो सेकंड कॉइल जो रोटेट करेगी वो किसकी वजह से रोटेट करेगी? फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऐसा ही फर्स्ट कॉइल के ऊपर भी होगा, फर्स्ट कॉइल रोटेट करेगी सेकंड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दोनों कॉइल रोटेट करने लगेंगी, लेकिन दोनों की वर्टिकल एक्सिस कैसी रहेगी? कॉमन। तो इसका मतलब टू रिंग्स रोटेट इन ए कॉमन प्लेन, ये करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये है 45। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अलोंग वाई एक्सिस, करंट फ्लो कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा? अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो यदि v वेलोसिटी है तो किस डायरेक्शन में होगी? माइनस vi, माइनस vi। भाई करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यदि मान लीजिए b, तो उसका डायरेक्शन आप लोगे bj। तो जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, लॉरेंट फोर्स लगेगा F, जो होता है Q इंटू B क्रॉस B। Q B B साइन थीटा, तो V क्रॉस B। तो यहां पर F इज इक्वल टू Q के रहेगा माइनस E और वेलोसिटी रहेगा माइनस VI क्रॉस BJ। तो F इज इक्वल टू माइनस E, यहां पर हम लोग V क्रॉस B, V इंटू B को कॉमन निकाल सकते हैं और जाएगा माइनस I क्रॉस J, माइनस I क्रॉस J। तो F इज इक्वल टू माइनस E, आप सबको पता है यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या जाएगा ये? प्लस ई वी बी आई क्रॉस जे। तो ई वी बी आई क्रॉस जे के, मतलब जो फोर्स लगेगा वो z एक्सिस के डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? E इंटू वी इंटू बी और z एक्सिस के डायरेक्शन से k। अब इस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां आएंगे? इस फेस की तरफ, A B D C, इस फेस की तरफ यहां आ रहे हैं। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहां एक्टिवेट हो रहा है, मतलब कि लो पोटेंशियल पर हो जाएगा। कौन सा फेस? A B C D, ये लो पोटेंशियल पर हो जाएगा। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया उस बेसिस पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो था, फोर्स गिवन बाय EVBK और which results in the lowering of the potential of the phase ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आपने मुझसे पूछा है 44 के बाद 48, राइट। 48th question, a long wire AB is placed on a table
ए बी ऐसा डायग्राम बना है। यहां पर ये स्लाइडर है PQ, 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसे, जो ऐसा होता हुआ स्लाइडर से होता हुआ यह जा रहा है। A long wire AB is placed on a table. Another wire PQ of mass 1 gram and length 50 centimeter, 0.5 meter is said to slide on two rails PS and QR. A current of 50 ampere is passed through the wires. At what distance above AB will the wire PQ will be in equilibrium? ये distance find करना है। Suppose ये R, तो बच्चों एक चीज समझ लो कि यहाँ पे जो करंट है वो ऐसा फ्लो कर रहा है और इस पे अपोजिट डायरेक्शन में। यदि सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन। तो ये जो फर्स्ट वायर है इसके ऊपर क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स F1 अपवर्ड। कितनी लेंथ पर? 0.5 मीटर लेंथ पर। तो ये फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू म्यू 0.4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू ऑफ L। यहां पर ये फोर्स हो जाएगा 0.4 पाई 10 टू पावर -7 टू I1 50 एम्पियर इंटू 50 एम्पियर। ये सेपरेशन सपोज R और ये लेंथ है 0.5। इतना न्यूटन फोर्स लगेगा अपवर्ड। यदि वेट जो है वो डाउनवर्ड है तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होगी? F इक्वल टू mg, जितना अपवर्ड फोर्स उतना वेट। तो ये जाएगा आपका 10 टू द पावर -7 इंटू 50 इंटू 2 100 इंटू 50 5000 इंटू 0.5 बाय R इज इक्वल टू मास बोला गया बच्चों 1 ग्राम, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -3 kg इंटू G 9.8110। इसको सॉल्व कर लेंगे तो R आ जाएगा। तो यहां पर ये हो रहा है 5000 इंटू 0.5 मतलब 2500 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू ऑफ R। तो ये जब ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 4 मतलब ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, 25 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 25 मिलीमीटर। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसमें यदि आप देखें तो बोला है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड u enters a region of uniform magnetic field P is equal to -V0 into K with exits to the right of y-axis. The electron exits from the region after some time with the speed v at coordinate y. Then तो देखो बच्चों एक चीज तो तय है कि इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बोला गया है वो इलेक्ट्रॉन के इंटर होने के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है जिसमें एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? डाउनवर्ड, क्रॉस बना है। तो हमारा जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसके बेसिस पर इस पर क्या लगेगा? लॉरेंट फोर्स किस तरफ? A B C। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, C मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स अपवर्ड। ध्यान रखिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है तब, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो फोर्स कैसा लगेगा? डाउनवर्ड।
मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और इसके सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसलिए सर्कुलर पाथ पर आता हुआ यहां से एग्जिस्ट होगा। यहां का मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। सेकंड, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना लॉरेंट फोर्स लगेगा वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो नो डाउट वेलोसिटी जो रहेगी वो अनअफेक्टेड रहेगी, मतलब स्पीड जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी, केवल चेंज होगा डायरेक्शन, और वो इसलिए सर्कुलर पाथ पर होता हुआ आएगा। तो ये हो गए बच्चों आप लोग के डाउट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। नेक्स्ट अपन चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।